हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत के संविधान को आर्टिकल वाइज सिस्टमैटिकली समझने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम हर आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका सिग्निफिकेंस और उसका आज के समय में इम्पैक्ट देखेंगे। तो आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई शॉर्ट नोट्स या सिंप्लीफाइड वर्जन पर नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पढ़कर उसका मीनिंग समझेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको ध्यान से समझा जाए तो वो एक बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस सीरीज़ में हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब यह है कि हमारा देश के दो नाम से जाना जाएगा, भारत हिंदी में और इंडिया इंग्लिश में, और दोनों नाम संविधान द्वारा मान्य हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ना कि संघीय राज्य। मतलब फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, यूनियन वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट मिलकर भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया है और कोई भी स्टेट को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट है। मतलब इंडिया का और यूनियन टेरिटरी का जो नाम है, जो बाउंड्री है, जो फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी है, वही होगी। फिर सब क्लॉज 3 में आते। सब क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए वे निर्दिष्ट होंगे। मतलब भारत के जो क्षेत्र है ना, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसमें स्टेट्स आएगा, यूनियन टेरिटरीज आएगा, और फ्यूचर में भारत में अगर कोई एरिया शामिल होता है तो वो आएगा। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर 2 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो नए देश या क्षेत्र को इंडिया में इंक्लूड कर सकता है, और संसद ये भी तय कर सकती है कि जो नया राज्य आएगा उसके क्या अधिकार होंगे और उसको क्या नियम के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया गया था 1975 में। तो पहले क्या था? सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन बाद में वहाँ रेफरेंडम हुआ और उसके आधार पर सिक्किम को भारत में एक नया राज्य के तौर पर बनाया गया था। तो आर्टिकल 2 के तहत ही ये पावर दिया गया है कि नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 2A दिया हुआ है, सिक्किम का संघ के क्षेत्र के साथ संयुक्त किया जाना। मतलब ये आर्टिकल अभी विलोपित हो गया। पहले सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, देन उसको बाद में कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये विलोपित हो चुका है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल के तहत आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। फिर इसमें क्या दिया हुआ है? संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
और किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो बेसिकली इसमें क्या याद रखना है कि भारत के अंदर राज्यों की सीमा में बदलाव करने की जो पावर है वो संसद को है। इसका मतलब ये है कि संसद भारत के अंदर नए राज्य बना सकती है। जैसे 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, बाद में संसद ने इसे एक अलग राज्य बना दिया। सिमिलरली तमिलनाडु का जो नाम परिवर्तन हुआ था 1969 में, तो पहले तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है, संसद नया राज्य बना सकती है, या राज्य की सीमा बदल सकती है, या राज्य का नाम बदल सकती है, और जिस कंसर्न राज्य का साथ चेंजेस हो रहे उससे राय लेगी, बट उसके जो रिकमेंडेशन होगी वो बाध्य नहीं होगी, जस्ट उससे मतलब राय ली जाएगी, सहमति ज़रूरी नहीं है। और इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये भारत को फ्लेक्सिबल और संगठित बनाए रखने में मदद करता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर राज्य को पुनर्गठित किया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 पढ़ने के बाद इसका डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या है कि भारत में बाहर के नए क्षेत्र या देश को शामिल करने के लिए आर्टिकल नंबर 2 है, और भारत के अंदर मौजूदा राज्यों की सीमा में बदलाव करना है तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि अनुच्छेद 4 में भारतीय संविधान में मतलब ये लिखा है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत अगर नए राज्य का निर्माण या उनकी सीमा में बदलाव किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे संसद साधारण कानून मतलब ऑर्डिनरी लॉ के रूप में पास कर सकती है। जैसे तेलंगाना बना, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ तब संसद ने एक कानून पास किया और इसके तहत संविधान संशोधन मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।